नमस्कार विद्यार्थियों, हम अनुवाद टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, महत्व, अनुवाद और समतुल्यता, अनुवाद की प्रकृति आदि कई सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है अनुवाद की समस्याएं। अनुवाद एक कठिन कार्य है। अनुवाद कार्य का मौलिक लेखन से भी अधिक मुश्किल है। अनुवाद करते समय अनुवादक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है भाषाओं की भिन्न प्रकृति, यानी जो भी भाषाएं होती हैं उनकी प्रकृति, जैसे उनकी वाक्य संरचना, व्याकरण आदि अलग अलग होती हैं। अनुवाद की ये समस्याएं अर्थ तत्व और शैली तत्व की टकराहट से भी पैदा होती हैं। अतः हम कहें कि अनुवाद की भाषा वैज्ञानिक समस्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इन समस्याओं को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है वो है अर्थपरक समस्याएं। दूसरी जो समस्याएं हैं वो हैं शैलीपरक समस्याएं। तो सबसे पहले हम अनुवाद में अर्थपरक समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। अनुवाद में प्रमुख रूप से अर्थ का ही संप्रेषण होता है, इसलिए मूल रूप से अर्थ तत्व ही अनुवाद की नींव है। अर्थपरक समस्याओं के अंतर्गत जो प्रमुख समस्याएं आती हैं वो निम्न हैं। पहली है शब्दानुवाद एवं भावानुवाद की समस्याएं। दूसरी है सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं। अंतिम समान शब्दावली में अर्थ की समस्याएं। इस प्रकार ये अनुवाद में अर्थपरक समस्याएं थी। इनमें सबसे पहले हम शब्दानुवाद एवं भावानुवाद की जो समस्या है उस पर चर्चा करते हैं। अनुवादक को अनुवाद करते समय शब्दानुवाद एवं भावानुवाद करना पड़ता है। यह अनुवाद में अर्थ तत्व की आधारभूत समस्या है। भाषा की भिन्न अर्थ संरचना के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। प्रत्येक भाषा में प्रतीकों की भी एक विशेष व्यवस्था होती है। व्याकरण संरचना के अंतर के कारण इनके अर्थ तत्व में भी प्रायः अंतर हो जाता है। अर्थ की यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इसका अर्थ संदर्भ पर ही निर्भर होता है। अर्थ के अंतरण में संदर्भ का विशेष महत्व होता है। ये संदर्भ मुख्य रूप से साहचर्य से जुड़े होते हैं, जिससे संदर्भ का अंतरण कठिन हो जाता है। उल्लेखनीय है कि एक भाषा में एक विशेष शब्द का जो साहचर्य होता है वो अन्य भाषा में नहीं मिलता। तो शब्दानुवाद के जो दोष हैं वो प्रमुख रूप से क्या हैं? पहला है कि शाब्दिक अनुवाद से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका शब्द से अनुवाद करते हैं तो उसका अर्थ है वो अलग हो सकता है। शाब्दिक क्योंकि प्रत्येक जो भाषा है उसकी वाक्य संरचना अलग अलग होती है। शाब्दिक अनुवाद के कारण अनुवाद में दुरूहता पैदा होती है। दुरूहता यानी जटिलता
या कठिनता। तीसरा जो दोष है कि शब्दानुवाद से ऐसे अनेक नए शब्द बन जाते हैं जो भाषा की प्रकृति से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए शाब्दिक अनुवाद में शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता है। शाब्दिक अनुवाद का तात्पर्य एक भाषा के शब्द को बदल देना नहीं होता, बल्कि स्रोत भाषा के व्याकरणिक रूप के स्थान पर लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक रूप को रखना है। शाब्दिक अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हास्यास्पद न हो। जैसे एक उदाहरण बताया गया है स्थिति शब्द की स्थिति कि एक शब्द है स्थिति, जिसे अंग्रेजी में सिचुएशन, पोजीशन, कंडीशन, स्टेट और सर्कमस्टेंस, इन सारे शब्दों की स्थिति के डंडे से हाँका जाता है। अर्थात ये सारे अंग्रेजी शब्द हिंदी के एक शब्द स्थिति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अकाल की स्थिति, रोगी की स्थिति, अनाज की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आदि आदि। तो हिंदी में हाल, हालत, अवस्था, दशा, सूरत आदि ये परिस्थितिक शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें प्रसंग के अनुसार करना चाहिए, पर ऐसा सोचने की मानो किसी को फुर्सत ही नहीं है। स्थिति उस अवस्था का नाम है जो एक जगह स्थिर या ठहरी हुई है। जैसे हम कहें तो जयपुर की स्थिति राजस्थान में है। जो बदलती रहती है उसे अवस्था, हालात या दशा कहते हैं। तो ऐसे प्रसंगों में इस स्थिति शब्द का प्रयोग करना गलत है। अकाल की हालत है, रोगी की दशा होती है, या रोगी की हालत अच्छी है या खराब है। देश की अंतर्राष्ट्रीय दशा बिगड़ रही है, उस हालात में हम यहाँ दशा के स्थान पर स्थिति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गड़बड़ी की अवस्था सोचनीय है। इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि अनुवादक शाब्दिक अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में विपुल शब्द भंडार का संग्रह करके रखे, या फिर स्रोत भाषा के ही शब्दों को थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ले। स्रोत भाषा के शब्दों का यथावत प्रयोग करने में कोई बंधन नहीं है, लेकिन अनुवादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अनुवाद है वो हास्यास्पद न बने। अगली जो समस्या है वो है भावानुवाद। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए भावों का प्रयोग करता है। मनुष्य भी भावों के द्वारा ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य के पास भाषा ऐसी विशिष्ट वस्तु है जिसके द्वारा वह अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। भाषा के शब्द उसके भावों के वाहक होते हैं। शब्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अतः अनुवाद करते समय शब्दों से भी अधिक महत्व भावों को दिया जाना चाहिए। भावानुवाद कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कभी पूरे पद का, कभी किसी वाक्य का, या कभी उपवाक्य का, या कभी एक से अधिक वाक्यों का, या तो फिर कभी पूरे परिच्छेद या पद्यांश का किया जा सकता है। भावानुवाद के कारण अनुवाद यंत्रवत जैसा नहीं लगता। भावानुवाद में अनुवादक की सृजनात्मक प्रतिभा दिखाई देती है। अनुवादक को कभी भी मूल से हटना नहीं चाहिए, अर्थात
मूल कृति में जो लिखा गया है उसका उसे सदैव ध्यान रखना चाहिए। मौलिक लेखन नहीं, इस विचार बिंदु को अनुवादक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद अनुवाद ही है। भावानुवाद के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो अंग्रेजी के गोल्ड शब्द का हिंदी में अर्थ है सोना और गोल्डन शब्द का अर्थ है सुनहला, लेकिन प्रयोग के समय इनमें स्थित भावार्थ बदलते रहते हैं। इसलिए अनुवाद करते समय सोना या सुनहला को पकड़ के रखना ही ठीक नहीं है। भावानुसार इनके अनुवाद भी अलग अलग होंगे। जैसे गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती, गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्ण युग, गोल्डन चांस यानी सुनहरा अवसर, गोल्डन सक्सेस यानी शानदार सफलता। अंग्रेजी के 4 शब्द को ही अगर हम लेके देखें तो हिंदी में इस शब्द के कई अनुवाद हो सकते हैं। जैसे प्रशासनिक शब्दावली में चार्ज का अर्थ कार्यभार के लिए, विधि शब्दावली में आरोप के लिए, इंजीनियर शब्दावली में भाव या भरण के लिए। तो अनुवादक वही शब्द लेता है जो उस विषय से संबंधित है। इस प्रकार आज हमने अनुवाद की अर्थपरक समस्याओं में शब्दानुवाद एवं भावानुवाद की समस्याओं का अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अनुवाद की जो अन्य समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।